हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था गुड। ये आज का कलर तो रेड है, फिर ये रॉयल ब्लू तो कल का कलर है ना आस्था? आशीष, इनफैक्ट आपने भी रॉयल ब्लू पहना है, तो मेरे हिसाब से बाय चांस ये हुआ है कि रॉयल ब्लू आज पहनने में आया है। वैसे कलर तो डेफिनेटली आज का रेडी है। तो शाम हमको जानिए पुणे में हो नहीं रहा क्या इस बार? 2 साल बाद सुना तो बड़ा फेस्टिव फरवर के साथ लौटा है डांडिया और गरबा। आप जान ही रहे हो क्या? बिल्कुल, गुजराती बैकग्राउंड से हूँ तो गरबा तो बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आज तो नहीं, बट वीकेंड्स पे डेफिनेटली जाएंगे गरबा खेलने के लिए। वैसे आज का कलर रेड है, कल का रॉयल ब्लू है। ये हमारा ड्रेसमैन को पता था है नहीं, कुछ भी पहना देता है मुझे, लेकिन जो रखा था वो पहन लिया मैंने। तो मैं आस्था के पास आऊंगा। पहले वो स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज दिखाइए, रीच आउट करिए प्लीज। आप लोग कोशिश होगी आने वाले शोज में आप लोग की क्वेरीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एड्रेस करें। मार्केट्स अब स्क्रीन पर आएंगे, इनिशियल गेन्स, वो सारा मोमेंटम तो खैर जब मैं 10:30 का शो खत्म कर रहा था उसी टाइम पे फिजल आउट होना शुरू हो चुका था। तो अच्छे अपटिक्स थे। 176 वाला 27 पे खड़ा हुआ है, 150 पॉइंट ऑफ डेज हाइज, और एक समय तो अच्छे खासे दबाव में भारतीय बाजार स्लिप हो गए थे। तो ये है आज की कहानी। वॉलेटाइल, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें, 17,175, 17,200 के जोन्स पर, उन जोन्स पे जाके उस पैच को हिट करने के बाद हम ठंडे पड़े। हालांकि यूएस के फ्यूचर्स जब मैं छोड़ के गए थे 10:30 बजे तो वो थे 3/4% के आसपास उछाल में। अब वो फ्यूचर्स दरअसल 3/4 से 1%, मेरे ख्याल से नैस्डैक तो 1% से ज्यादा का उछाल दिखा रहा है। तो यूएस के फ्यूचर्स तो एक बढ़िया बाउंस बैक के इंडिकेशंस दे रहे हैं। हम ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। हमने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस पहले भी डिलीवर करा, हमारे यहाँ तो कुछ सीरियस ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। ऐसे में आस्था क्या अप्रोच ले रहे हो आप लोग? अब आप तो फंडामेंटल तो टेक्निकल्स दोनों स्टडी करते हो, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा करना क्या है। फंडामेंटली लॉजिक कहता होगा शायद एक्यूमुलेट कर लिया जाए, टेक्निकल्स वीक हैं। रणनीति क्या बना रहे हो आप लोग? देखिए आशीष, फंडामेंटली एक चीज जो काफी ज्यादा मुझे कन्विक्शन है कि अगर डॉलर तेज होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। और हमने जब जब डॉलर में ये तेजी आई है, इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा सा सेल ऑफ देखा है। तो मुझे ये चीज यहाँ पे लग रही है कि अभी थोड़ा सा वीकनेस रह सकती है। अब अगर मैं टेक्निकली चार्ट्स को देखूं तो जो टेक्निकली यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है चार्ट्स की, मेरे हिसाब से 16,800, 790 काफी इंपॉर्टेंट लेवल अब बन के निकल रहा है। उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बेसिस हैं 16,880, 790 के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अभी नई पोजीशंस नहीं लेनी है, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है। एक बार चाहे तो 16,790 के अगर ली हुई है पोजीशन तो उसका स्टॉप लॉस रखें, लेकिन अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो मुझे लगता है दिक्कत गहरा सकती है। पोजीशंस ना लें नहीं, और जो लिया हुआ है उसमें ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। ओके, ये है मार्केट्स पे व्यू। हाँ, करेंसी को रडार पे रखें। कुछ दिनों के फॉल के बाद आज जरूर हमारा रुपया कुछ संभला है। वो रुपया कुछ संभला है तो थोड़ा सा ग्रीन शेड फिर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। रुपया अगर संभल गया तो इक्विटीज में आप कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशंस रखिए। अगर रुपया वीकेंड होता रहा तो रिस्क ऑफ, इसका मतलब है कंटिन्यूड है, और इसका मतलब है इक्विटीज पे दिक्कत आएगी। बहुत सही है, करेंसी मार्केट्स बहुत बड़े बाजार हैं, डेप्थ बहुत तगड़ी है, और कहा जाता है ज्यादा बेहतर तरीके से हर चीज को प्राइस एंड करेंसी के मार्केट्स करते हैं। खैर आज संभलने का दिन है। 8160 वाला कल की क्लोज वाला 8130, 8140 पे रुपया। आज हमें जाना है चंडीगढ़, जयपुर, औरंगाबाद। जो जुड़ चुका है प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। शुरुआत कर रहा हूं चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से हमारे साथ रजविंदर कौर जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रजविंदर मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। थैंक यू सर, आपका और सीएनबीसी आवाज चैनल का वुमेन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, आपको, आप ही के लिए आपको अच्छा लगा तो और क्या चाहिए। कल सुना है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने वाला है। हाँ जी सर, हाँ जी, है ना। कल वो पीएम ने मन की बात में बता दिया था, कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज होने जा रहा है। अच्छा रजिंदर मैम, कैसे मदद करी जाए? पहली क्वेरी कौन सी है?
सर मैंने जो एक तो मेरे पास फोर्स मोटर के जो शेयर हैं वो 190 शेयर है मेरे पास ना, हम्म और उसकी जो बाइंग प्राइस है वो 1524 पे लिया हुआ है मैंने। हम्म तो ये इस टाइम वो फोर्स मोटर, हाँ, फोर्स मोटर आ गया स्क्रीन पे 1524 की बाइंग। अब ये लंबी अवधि के लिए था रजविंदर मैम, या आप ट्रेडिंग वेटिंग करते हो? फोर्स मोटर लेने का लॉजिक क्या था? सर जो एक्सिस बैंक से मेरा कनेक्शन है तो उन्होंने जो मुझे आरएम प्रोवाइड किया हुआ था तो उनके डिसीजन से मैंने शेयर ले लिया था ये वाला ना। हाँ ठीक है, उसके रिलेशनशिप मैनेजर का आइडिया था। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर ने क्यों दिया था? ट्रेडिंग वाला मन था या लॉन्ग टर्म के लिए बोला फोर्स मोटर अच्छा लगता है? उन्होंने ट्रेडिंग के मन से दिया था मुझे ये शेयर, और मैंने इसको 600 बाय किया था क्वांटिटी, और तो बीच में इसका प्राइस नीचे जाके दोबारा से फिर 17 पे आया था तो मैंने इसको सेल कर दिया था। तो ये कुछ क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है तो अब मैंने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख लिया। भाई ट्रेडिंग वाला स्टॉक था, फंस गए हैं इसीलिए लॉन्ग टर्म। ये वैसे गलत आइडिया है। ट्रेडिंग वाला है, मोमेंटम चेज कराया था, मोमेंटम जब फिजल आउट हुआ निकल जाने का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हमने उसके फंडामेंटल स्टडी करे नहीं है। खैर रखा हुआ है तो अब आस्था क्या करा जाए। इसके बारे में पढ़ो तो अच्छा लगता है, इसके लिए पावर ट्रेन, उसके लिए पावर ट्रेन, बड़े बड़े मार्की नामों के लिए, पर स्टॉक एक रैंक अंडर परफॉर्मर आस्था। क्या करना है भाई? ये फंडामेंटली रखने वाला है क्या पोर्टफोलियो में? आपके पुणे की कंपनी है तो आपने तो पहली नजर डाली होगी। देखिए बिल्कुल आपने सही बोला। फंडामेंटल्स की बात करें तो न्यूज तो पॉजिटिव लगती है, लेकिन जब तक वो फाइनेंशियल्स में नहीं दिखती है तब तक कोई मतलब नहीं है। और अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे मैम, जो ये नतीजे दे दिखा रही है काफी टाइम से, तो जो लास्ट क्वार्टर गया था उसमें भी नुकसान दिखाया था, पूरे FY22 में भी लॉसेस में थी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए मैम, जब लॉसेस में कंपनी होती है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि वो स्ट्रीट्स को पसंद नहीं आता। उसी की जगह इतने सारे दूसरे प्लेयर्स हैं तो हम वहां क्यों ना जाएं, क्यों एक लॉस मेकिंग कंपनी में जाएं। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ भी हो ना तो मैम एक बार तो फंडामेंटल्स देख ही लो, तो आप कभी फंसोगे नहीं। ट्रेडिंग का भी कोई स्टॉक हो और लॉस मेकिंग हो तो उसमें तो ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। ये आप एक बिल्कुल दिमाग में रखेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा मेरे हिसाब से। तो अब फोर्स मोटर्स की बात करें तो मैम अभी तो ये वीक लग रहा है। ये वीक सिर्फ डेली चार्ट्स पे नहीं लग रहा, इनफैक्ट मैं जो देख रही हूँ ये वीकली चार्ट्स पे भी वीक है, यानी कि थोड़ा गिरावट आने के यहाँ पे बिल्कुल आसार है। तो आप तैयार रहिए, अगर आप इसमें रिस्क झेल सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बुक करके पार्शियली निकल जाइए। अगर नहीं कर सकते, थोड़ा इंतजार करना आप ज्यादा बेहतर समझते हैं तो रखिए स्टॉक को, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और ये जो स्टॉप लॉस आ रहा है ये 1170 के आसपास आ रहा है। 1170 के नीचे गया तो मैम एक बार हिम्मत करके नुकसान बुक करके आप निकल जाइए और एक अच्छी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। ये पूरा आपका नुकसान की भरपाई होता हुआ नजर आएगा। तो अभी तो मैं यही सलाह दूंगी, थोड़ा सा रुकिए 1170 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट करना है। और कभी भी ट्रेडिंग करे तो एक बार फंडामेंटल्स को देख लीजिए मैम, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अच्छा है, आपने कुछ बढ़िया स्टॉक्स के फंडामेंटल स्टडी करें, जो पसंद आते क्वालिटी स्टॉक्स है उन्हीं में ट्रेडिंग करें। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो कभी फंस भी गए तो रख लिया पोर्टफोलियो में। ठीक है, मैं लौटता हूं रजविंदर मैम, अगर समय रहा तो जयपुर जा रहा हूं। सुरभि धवन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। सुरभि जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सुरभि मैम कैसे मदद करी जाए आपकी? पहली क्वेरी कौन सी है? मैंने टाटा मोटर्स तो थे वो तो मैंने बेच दिए, पहले ही स्टॉप लॉस में बेच दिए। हाँ। अभी मेरे पास आज मॉर्निंग में 4-5 दिन से इंडिया सीमेंट था। मैंने उस टाइम पे जब अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट बहुत हाई पे जा रहा था तब मैंने 496 के रेट पे इंडिया सीमेंट खरीदा था, लेकिन मैंने उसको वॉच किया। अब 4 दिन के लॉसेस में एकदम से कंटिन्यूअस लॉस हुआ तो मैंने आज इंडिया सीमेंट जो है 234 पे निकाल दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने निकाल दिया, बिकॉज मुझे पता था कि ये नीचे जाने वाला है। अभी मैंने SBI होल्ड करे हुए 250 शेयर्स, और SBI जो है वो मैंने 574.84 पे लिया था। पर उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि क्या सीन है, और अंबुजा सीमेंट जो है वो क्या मैं नीचे लेवल्स पे खरीद सकती हूँ या मैं छोड़ दूँ? ये SBI ट्रेडिंग वाला मामला है मैडम? SBI मैं रख सकती हूँ लॉन्ग टर्म में। नहीं रख सकती हूँ नहीं, आपने जब लिया था तो ट्रेडिंग के लिए लिया था? हाँ मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए लिया था। तो अब तो 35 रुपए मेरी खरीद के नीचे है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया आप? ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते? नहीं लगाया मैंने, ये मेरे से गलती हुई। मैंने सोचा था कि 590 पे आएगा तो मैं निकाल दूँ।
स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था मुझे। लेकिन अब ये सीन है कि 541.45 पे है, पर और अभी आगे क्या फ्यूचर है मुझे पता नहीं है इसका। ठीक है। SBI आस्था 575 की खरीद, और साथ में दूसरा सवाल क्लब्ड है, अंबुजा सीमेंट क्या गिरावट में खरीदने का मन बनाऊं या नहीं? देखिए, सबसे पहले एसबीआई की बात करें मैम, इसमें आप घबराइए मत। मेरे हिसाब से लंबे समय में ये आपको पक्का रिटर्न देगा। आपने ट्रेडिंग के हिसाब से किया है, लेकिन अब आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सरकारी बैंकों का दिग्गज बैंक है और ये बैंक की जो प्रोस्पेक्ट्स है ये बहुत सॉलिड है। इनकी क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी आ रही है और जो एनपीएस हैं वो भी इतने ज्यादा यहाँ पे दिक्कतदायक नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में पक्का रिटर्न देगा। मतलब हम लोग तो इतना आपको एश्योरेंस दे सकते हैं, बाकी 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता। तो आप अब इसको लॉन्ग टर्म में रखिए निश्चिंत होके। एक चीज का हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर 500 के नीचे गया तो आप समझिए कि मार्केट को कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, तभी दिक्कत आएगी, नहीं तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप बने रहिए 500-505 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें बढ़िया तेजी के लिए आप प्रे करिए कि एक बार ये 580 का लेवल क्रॉस कर जाए, क्योंकि वहां पे डबल टॉप की फॉर्मेशन है, यानी कि 2 बार टॉप बना के वहीं से नीचे गिरा है। तो अगर वो लेवल इसने पार करने में कामयाबी हासिल की तो 600 से 650 के स्तर भी दिखाएगा। अब जो समय सीमा है वो 3 से 4 महीने आप एटलीस्ट मान के रखेंगे, तो मेरे हिसाब से मुनाफे में ये रहेगा आपका सौदा। तो दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट की भी इन्होंने बात किया था। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो नहीं, अभी इसमें नहीं ले पोजीशन। मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी नहीं, अभी नई पोजीशन के लिए रुक जाएं, अंबुजा सीमेंट में अभी खरीदारी ना करें। अवॉइड करें। बहुत तेजी हुई थी, कुछ अनवाइंडिंग के सीरियस प्रेशर्स वहां पे आते हुए एसबीआई पे जितनी फॉरेन ब्रोकरेजेस भी है ना 700 प्लस के टारगेट्स लेके चल रही हैं, तो गलत सौदे में फंस तो गए, लेकिन फंडामेंटली अच्छी और सबको पसंद आ रहा है, तो लॉस बुक मत करिए, रख लीजिए, इसे होल्ड कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिएगा तो शायद आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। औरंगाबाद से अश्विनी श्योरकर जी आपको आपकी सीरीज पर नजर आएंगे। अश्विनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, पहली क्वेरी कौन सी? पहली क्यूरी है सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिया हुआ है? गोदरेज प्रॉपर्टीज 27 शेयर्स लिए थे 1534 के हिसाब से। अच्छा अश्विनी मैम, ये आपने खुद अपनी स्टडी के हिसाब से डिसाइड किया था क्या? प्लस ये लिया ट्रेडिंग वाला मामला था या लंबी अवधि के लिए खरीद के छोड़ने वाला मामला था? ट्रेडिंग के लिए लिया था सर, लेकिन मैं इसमें शेयर्स में ही अभी शुरू किया है, तो मालूम नहीं था। मैंने जनवरी से इसमें अकाउंट खोल के शुरू किया था थोड़ा स्टडी। और फिर जब लिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज तो क्यों सोचा था, कहां से आया गोदरेज प्रॉपर्टीज? खुद कुछ स्टडी कर रहे थे? नहीं, मैं अभी तो स्टडी वगैरह नहीं, उस टाइम तो कुछ स्टडी नहीं था, ऐसे ही कुछ सजेशंस के हिसाब से लिए थे सर। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था, ये उसके ऊपर भी गया था, 1600 तक गया था वो। मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, तब मालूम नहीं था ज्यादा कुछ। समझ गया, बिल्कुल ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिया आज था, गया भी था मेरे भाव के ऊपर लेने के बाद, पर नहीं बेचा, और अब वो गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने सब पीयर्स से सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग बन गया। एक समय सबको सबसे ज्यादा पसंद आता था, वो 2600 वाला मेरे ख्याल से 1100-1200 पे खड़ा हुआ है, और अब तो रियल एस्टेट के लिए कुछ चैलेंजिंग सिनेरियो बन रहे हैं। आरबीआई की पॉलिसी 50 बेसिस पॉइंट की शायद तैयारी भी करवा दे। क्या करूं, लॉस में निकालूं या रखूं? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज का फंडामेंटल आपने बताया वो तो ठीक नहीं है, टेक्निकली भी ठीक नहीं लग रहा है। ये लगातार गिरावट दिखा रहा है और अभी भी वीकर जोन में चल रहा है। मैम, 2 ही ऑप्शन है, अगर लॉस बुक करके निकलने की अगर अपनी हिम्मत रहती है तो आप थोड़ा सा तो निकाल ही दो इसको। पार्टली आप एक बार लॉस बुक करके निकलेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। इंतजार ना करें, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज्यादा चार्टिकली भी बहुत वीक जोन में है। जो आप बाकी के रखेंगे उसमें भी एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि हम टेक्निकल के तौर पे इतना ही कर सकते हैं कि एक स्टॉप लॉस दे सकते हैं जो रखी हुई पोजीशन है। और ये जो आपका स्टॉप लॉस आएगा ये तकरीबन आ रहा है 1020 के आसपास, तो बाकी को रखिए, लेकिन
थोड़ा बहुत तो यहाँ पे लॉस बुक करके निकलना बढ़िया रहेगा। केमिकल सेक्टर अच्छा लगता है, तो वहां पे फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को चाहे तो आप खरीद सकते हैं उसके बदले में, तो वो आपको रिटर्न देती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ आप आईपीओ में लगाइए मैम, कहीं पे भी लॉटरी लगी तो आपको पक्का वहां से तो नुकसान की भरपाई होती हुई बिल्कुल नजर आएगी, जो अच्छे आईपीओ उसमें। ठीक बात। इनका अगला सवाल वैसे वही था, कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे लगते हैं। आस्था ने उसका भी जवाब शायद साथ साथ क्लब कर दिया है। वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ, रजविंदर मैम अगला सवाल। सर मैंने इन्फोसिस के 1673 शेयर लिए 1482 पे। बड़ा बड़ा चंक उठा रहे हो आप, एक्सिस बैंक से ज्यादा अच्छे रिलेशन हैं आपके। 1700 शेयर्स हैं 1490 के भाव पे। ये आरएम साहब ने सजाया था क्या? ये मुझे उन्होंने बताया था, सचिन सर ने बताया था एक्सिस बैंक के। कोई सर थे एक्सिस बैंक के, उन्होंने बताया था। हाँ जी। भाई गड़बड़ हो गया है। उन्होंने क्या बोला, लंबी अवधि के लिए रख लो, इन्फोसिस कमा के देगा। हाँ जी, एक्चुअली मेरी बेटी भी इन्फोसिस में है सर। तब तो भरोसा रखने का। अमेरिका में, यूएसए में इन्फोसिस में जॉब करती है, तो मुझे लगा कि अच्छी कंपनी है तो मैं शेयर ले लेती हूँ, तो मैंने इतने शेयर बाय कर लिए। और बेटी से पूछा फिर कंपनी कैसी है, क्या बोल रही है वो? बेटी तो मुझे गुस्सा कर रही थी कि इतने सारे शेयर क्यों लिए। वो कहते ना, सब है कि एक बास्केट में नहीं, नौकरी भी वहां कर रही हूँ, शेयर भी मम्मा ने वहीं के ले लिए। लेकिन कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये भाई आस्था ले लिया है, 1490 की बाइंग है, 90-100 रुपए नीचे। खैर आईटी इस समय बड़ा सीरियस करेक्टिव मोड में है। क्या करना है रजविंदर मैम को? लंबी अवधि के लिए सही है क्या, रखे रहूं, कुछ एवरेज करना है, या आपको लग रहा है गिरावट बढ़ेगी, निकाल दूं? देखिए थोड़ा हो सकता है गिरावट बढ़ेगी, लेकिन मैम अब देखिए अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों पे ये लोग अब बिहेव करेंगे, तो इतना तो अपन रुक सकते हैं, क्योंकि नतीजों में आप ज्यादा दिन रहे नहीं है, 15-20 दिन रहे हैं, तो अभी तो आप रुक जाइए और एक स्टॉप लॉस फिर भी रख लीजिए मैम, क्योंकि इन्फोसिस वैसे एक अच्छी कंपनी है, तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस ही दूंगी 1170 का। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको रुकना है तो छोटी मोटा अगर स्टॉप लॉस दिया तो हो सकता है मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आई तो ट्रिगर हो जाए, इसलिए 1170 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए। नतीजों पर भी कड़ी नजर रखिए, और चाहे तो वापस से सीएनबीसी आवाज पे आप कॉल करके एक रिव्यू ले सकते हैं नतीजे आने के बाद, जो शायद 15-20 अक्टूबर तक का रहेगा समय सीमा मेरे हिसाब से। उसके बाद तक तो आ ही जाएंगे, तब तक तो नतीजे आ ही जाएंगे। या बेटी से बात करते रहिए। ये बताइए रजविंदर मैम, बेटी कह रही है, क्यों बोला उसने इतना सारा स्टॉक क्यों ले लिया, कोई लफड़ा है क्या? नहीं, उन्होंने बोला कि एकदम से इतना इन्वेस्ट एक ही कंपनी में नहीं करना था, डाइवर्सिफाई करना था। नहीं, आइडिया तो ठीक था उसका, कह तो सही रही थी। मुझे आपका बाकी का पोर्टफोलियो नहीं पता, लेकिन वो अलग, वो उसका कहना तो सही है। हाँ जी। ठीक है, चलिए इस नोट पर रजिंदर मैम, सुरभि मैम, अश्विनी मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आस्था, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $1 बिलियन क्लब में
नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेस के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है compared to last 2-3 years. हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था because of the performance of the business. You know, हमारा business almost 100% year on year से बढ़ा है from last year to now. So and बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? सो हाय अर्शदा, मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट्स हमने बात कर ली थी। निफ्टी बैंक 0.5% के दबाव में। एक बार डेज हाई से करेक्शन दिखाएगा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक वो पॉकेट की चार्ज को एकदम से लगा लीड कर रही है। सारी तस्वीर फिजल आउट हो गई निफ्टी बैंक की। 135 अंक कमजोर, 39,000 के ऊपर गया हुआ बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे स्लिप हो गया है। 650 पॉइंट का दबाव। और दिखाइए अब आपने जो ब्रेथ दिखाई थी, कहाँ तस्वीर शुरू हुई थी। अभी एडवांसेस की फेवर में है ब्रेथ वैसे, लेकिन वो स्लाइटली इन फेवर, 1:1 का मोटा मोटी रेशियो। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप यूनिवर्स में खासतौर पे क्या चल रहा है, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में डिटेल्ड कवरेज। नमस्कार।